दिसंबर 2001। इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी खबर, जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पर सबसे खतरनाक आतंकी हमला हुआ। सुबह के करीब 8:46 पर अमेरिका में ही हाईजैक हुआ एक जहाज न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जा टकराया। सरकार, मीडिया और लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही 9:03 पर एक और जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दूसरी इमारत से जा टकराया। फिर तीसरा हमला हुआ दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के हेडक्वार्टर पेंटागन पर। और उसी वक्त हाईजैक हुआ चौथा जहाज अमेरिकी संसद या व्हाइट हाउस पर गिराया जाने वाला था। लेकिन यात्रियों की भगदड़ और उपापोह की स्थिति में वो जहाज पेंसिल्वेनिया के खेत में जा गिरा। उधर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें धाराशायी हो गईं। इस आतंकी हमले के कुछ ही घंटों में 3000 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 200 लोगों ने तो ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग में आग लगने की वजह से सैकड़ों मंजिला ऊंचाई से छलांग लगाकर अपनी जान दी थी। कहा जाता है कि इस हमले में तबाह हुई इमारतों के मलबे के साफ करने में ही अमेरिका का करीब $1 बिलियन का खर्चा हुआ। लेकिन इस हमले का असल नुकसान तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से कुछ इमारतें दूर मौजूद न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर में हुआ था, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने आज ऐसा हमला देखा था जिसकी उसको बिल्कुल भी भनक तक नहीं थी। इसलिए अमेरिका के स्टॉक मार्केट में गिरावट आने लगी और मार्केट से $1.4 ट्रिलियन का सफाया हो गया। इस हमले से पूरी दुनिया हैरान थी और अमेरिका के लोग में गुस्सा भरा हुआ था। हर किसी की नजर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पर थी, जो कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया के सामने आए और सबको बताया कि इन हमलों के पीछे कोई देश या सरकार नहीं, बल्कि ये एक आतंकी हमला था। और इन हमलों के पीछे था दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल-कायदा और उसका कमांडर इन चीफ ओसामा बिन लादेन। एक नाम जिसने पूरी दुनिया को खौफ के साए में खड़ा कर दिया था। आतंक का असली चेहरा, 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने अमेरिका पर 4 घातक हमले किए और वहां की खुफिया एजेंसीज को इन हमलों की भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन एक अमीर सऊदी परिवार का ये लड़का आतंक की दुनिया का बादशाह कैसे बना? ओसामा को अमेरिका से क्या दुश्मनी थी? क्यों हजारों करोड़ खर्चने के बावजूद लादेन को पकड़ने में अमेरिका को 10 साल लग गए? और कैसे ऑपरेशन नेपच्यून स्टार में अमेरिकन सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतार दिया था? जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी माने जाने वाले ओसामा बिन लादेन की इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी में। ओसामा बिन लादेन का जन्म 1957 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ था। उसके पिता मोहम्मद बिन लादेन एक अरबपति बिजनेसमैन थे, जिन्होंने सऊदी शाही परिवार के लिए महल बनाए थे। परिवार इतना बड़ा था कि ओसामा अपने बाप की 52वीं औलाद में से 17वीं नंबर पर था। बचपन से ही ओसामा इस्लामिक माहौल में पला बढ़ा और उसकी सोच पर इसका काफी गहरा असर पड़ा। पढ़ाई के लिए उसे रियाद के मशहूर अल गाथर मॉडल स्कूल भेजा गया, लेकिन 1969 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पिता की मौत हो गई। इसके बाद सिर्फ 12 साल की उम्र में ओसामा को करीब $30 मिलियन की संपत्ति विरासत में मिली। पैसा बहुत था, लेकिन सोच अब धीरे धीरे कट्टर होती जा रही थी। जेद्दा में उसने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहीं 1974 में उसकी शादी भी हुई। कॉलेज में वह जिहाद की व्याख्या में इतना डूब गया कि धीरे धीरे उसकी सोच में कट्टरपंथ की नींव पड़ गई। 1980 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो ओसामा को लगा मानो इस्लाम पर सीधा हमला हो गया हो।
उसी वक्त वो अपनी पूरी संपत्ति लेकर पाकिस्तान पहुंचा और अब्दुल्ला अज़ाम जैसे कट्टरपंथियों से मिला। यहीं से उसका मिलिटेंट करियर शुरू हुआ। उसने मुजाहिदीन को फंड देना शुरू किया, हथियार पहुंचाने लगा और खुद भी अफगान युद्ध में कूद पड़ा। 1988 तक उसामा ने पाकिस्तान के पेशावर में अपना खुद का संगठन बना लिया था। नाम था अल कायदा। इसका मतलब था आधार, मकसद पूरी दुनिया में जिहाद फैलाना। अगले 2 सालों में उसने बड़ी सेना खड़ी कर ली, लेकिन 1990 की गल्फ वॉर ने उसकी जिंदगी बदल दी। जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया तो उसामा अपने फौजियों के साथ सऊदी अरब के राजा फहद के पास गया और बोला, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। लेकिन राजा ने उसे ठुकराकर अमेरिका से मदद मांगी। यही वो पल था जब उसामा के दिल में अमेरिका के खिलाफ नफरत की चिंगारी आग बन गई। इसके बाद सऊदी परिवार ने उससे नाता तोड़ लिया और उसकी नागरिकता छीन ली और बिजनेस से बाहर कर दिया। उसामा पहले सूडान और फिर अफगानिस्तान पहुंचा, जहां तालिबान ने उसे पनाह दी और अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, अमेरिका को हर कीमत पर सबक सिखाना। इसलिए साल 1992 में अल कायदा ने अमेरिका का पहला हमला शुरू किया, जिसमें यमन देश के उस होटल में बॉम्बिंग करने की कोशिश की गई जिसमें अमेरिकी सेना के सिपाही रुके हुए थे। लेकिन बम पहले ही होटल पार्किंग में ब्लास्ट हो गया और अमेरिकी सिपाही बच गए। फिर 26 फरवरी 1993 के दिन अल कायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, जिसमें 6 लोगों की जान गई और 1000 लोग घायल हुए। उसामा के अल कायदा की तरफ से तीसरा घातक हमला हुआ था अगस्त 1998 में, जब केनिया और तंजानिया में मौजूद अमेरिकी एम्बेसीज में धमाके किए गए, जिसमें 224 लोगों की जान गई थी और 5000 लोग जख्मी हुए थे। और फिर आखिरकार 2001 में आया था वो दिन, 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 का हमला, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया। इस हमले में करीब 3000 लोग मारे गए और इसने उसामा बिन लादेन का नाम हमेशा के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकी लिस्ट में लिख दिया। इस हमले के सिर्फ 9 दिन बाद 20 सितंबर 2001 को राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस में भाषण दिया और साफ शब्दों में कहा, यह युद्ध सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर हमला है। अब वक्त आ गया है कि हम इस आतंक के जाल को जड़ से खत्म करें। इसी भाषण के बाद एक शब्द दुनिया भर में गूंजने लगा, वॉर ऑन टेरर यानी आतंक के खिलाफ जंग। Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने सबसे पहले अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अल कायदा और उसामा बिन लादेन के बारे में जानकारी जुटाने का आदेश दिया और CIA ने पता लगाया कि उसामा को पनाह दे रहा था अफगानिस्तान का तालिबान शासन। अमेरिका ने तालिबान से सीधी मांग रखी, उसामा को हमें सौंप दो। And tonight the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने ब्रिटेन और नाटो के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। बमबारी इतनी जबरदस्त थी कि तालिबान की सरकार कुछ ही हफ्तों में गिर गई। लेकिन इस बर्बादी के बीच उसामा बिन लादेन और उसके साथी पहाड़ों में बने टनलों और गुफाओं में छिप गए। इसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू किया, जिसमें दुनिया की सबसे हाईटेक मिलिट्री मशीनरी लगाई गई, ड्रोन, फाइटर जेट्स, सैटेलाइट, निगरानी, सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद भी उसामा हाथ नहीं आया। वो कभी पाकिस्तान की बॉर्डर पर, कभी टोरा बोरा की पहाड़ियों में, तो कभी सीक्रेट हाइड हाउस में छिपकर CIA और अमेरिकन फोर्सेस को चकमा देता रहा। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया, लेकिन उसामा अब भी हाथ नहीं आया था। CIA को शुरू से ही ये भरोसा था कि वो टोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपा है। दिसंबर 2001 में जब वहां अमेरिकी सेना ने जबरदस्त बमबारी की तो लगा कि उसामा वहीं मारा गया होगा, लेकिन जब मलबे से उसकी कोई बॉडी नहीं मिली तब साफ हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन अब भी जिंदा है और कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। इसके बाद शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मैनहंट यानी इंसान की खोज। CIA, FBI और अमेरिका की पूरी इंटेलिजेंस नेटवर्क ने एक ही मिशन पर फोकस किया, फाइंड उसामा बिन लादेन।
अमेरिका ने यहां तक ऐलान कर दिया कि जो भी ओसामा के बारे में जानकारी देगा उसे $25 मिलियन का इनाम मिलेगा। लेकिन ओसामा बेहद चालाक था। वो लगातार अपनी लोकेशन बदलता, किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता और पूरी तरह ह्यूमन नेटवर्क पर भरोसा करता था। कभी वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के गांव में, कभी गुफाओं में और कभी कभी आलीशान हवेली में छिपता रहा। उसके ऑडियो वीडियो टैप मीडिया में आते रहते, जिससे साफ हो जाता कि वो अब भी जिंदा है। फिर भी अमेरिका ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे CIA को पता चला कि ओसामा सीधे पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन अगर उसके करीबी कुरियर यानी मैसेंजर्स को ट्रैक किया जाए तो शायद सफलता मिले। यही स्ट्रेटजी काम भी आ गई थी। CIA ने अलकायदा से जुड़े कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और दुनिया की सबसे खतरनाक गुआंतानामो बे जेल में रखकर खूब टॉर्चर करके पूछताछ की और उन्हें एक नाम मिला, खालिद शेख मोहम्मद, जो अलकायदा का ऑपरेशनल कमांडर था, यानी उसकी अपने संगठन में सीधा ऊपर तक पहुंच थी। खालिद को CIA ने 1 मार्च 2003 के दिन पाकिस्तान के रावलपिंडी में अरेस्ट कर लिया और उसी जेल में ले जाकर जीते जी नर्क की सैर करवा दी गई। 2004 में उसके मुंह से नाम निकला अब्बू अहमद अल कुवैती। ये शख्स ओसामा का भरोसेमंद कुरियर था। करीब 3 सालों तक अब्बू अहमद अल कुवैती को ढूंढने के बावजूद CIA के हाथ कुछ नहीं लगा, मगर साल 2007 में उन्हें खबर मिली कि कुवैती का असली नाम इब्राहिम अहमद है, जो एक पाकिस्तानी था, लेकिन उसका परिवार हाल ही में कुवैत में जाकर बस गया था। कई सालों तक इब्राहिम अहमद और उसके परिवार की निगरानी की गई और आखिरकार 2010 में CIA के एजेंट्स ने उसे पाकिस्तान से गिरफ्तार किया। शहर था एटबाबाद और वहां उसने एक बहुत बड़ी कंपाउंड बिल्डिंग में रहना शुरू किया, जिसके चारों तरफ 18 फीट ऊंची दीवार थी। न खिड़की, न फोन, न इंटरनेट। अंदर रहने वाले कभी बाहर नहीं दिखते थे। CIA को शक हुआ ये जगह किसी आम आदमी के लिए नहीं है। करीब 5 महीने तक इस घर पर नजर रखने के दौरान CIA को कई ऐसे सबूत मिलने लगे जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि शायद ओसामा बिन लादेन भी इब्राहिम अहमद के साथ इसी घर में छिपा हो। जैसे इस घर में काफी लोग रहते थे, लेकिन कोई घर के बाहर नहीं निकलता था। सिर्फ इब्राहिम अहमद भी कभी कभार बाहर जाकर सामान ले आता था। यहाँ तक कि घर के कूड़े कचरे भी बाहर फेंकने के बजाय पास वाले मैदान में जला दिया जाता था। और तो और इब्राहिम भी बाहर से आकर हमेशा घर के गेस्ट हाउस में ही रुकता था और कभी मुख्य इमारत में नहीं जाता था, मानो वो अपने ही घर में पहरा दे रहा हो। वहीं जब इस घर पर सैटेलाइट और स्पाई ड्रोन से निगरानी की गई तो ऊपरी मंजिल की बालकनी में रोज इन्हें एक शख्स टहलते हुए दिखता, जो काफी लंबा था, लेकिन दूर होने की वजह से कैमरा उसकी शक्ल को ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा था। मगर इस बात के काफी चांसेस थे कि वो लादेन ही है, क्योंकि उसका कद भी 6 फीट 4 इंच जितना लंबा था। ऐसे में CIA ने फेक वैक्सीनेशन के लिए एक नकली डॉक्टर को उस घर में भेजा, जिसने ओसामा बिन लादेन को अपनी आंखों से देखा और CIA को खबर कर दी कि वहां ओसामा ही रहता है, जिससे अमेरिका के हाई कमांड में खलबली मच गई। CIA डायरेक्टर लियोन पेनेटा तुरंत राष्ट्रपति बराक ओबामा के पास पहुंचे और बोले कि हमें ओसामा मिल गया है। राष्ट्रपति ओबामा ने उसे खत्म करने के लिए तुरंत एक खुफिया मिशन की मंजूरी दे दी और शुरू हुआ ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। हमले के लिए अमेरिका के हाई लेवल मीटिंग्स होने लगी और राष्ट्रपति ओबामा ने लियोन पेनेटा से पूछा, अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? लियोन ने 2 सुझाव रखे। पहला, एयर स्ट्राइक कर दी जाए, दूसरा कमांडो स्ट्राइक, यानी घर में घुसकर ओसामा बिन लादेन को खत्म किया जाए। ओबामा ने एयर स्ट्राइक का बिल्कुल तुरंत खारिज कर दिया। वजह साफ थी, पहला, अगर मलबे में बॉडी ना मिली तो कैसे साबित होगा कि लादेन मारा गया, और दूसरा, आसपास के सैकड़ों निर्दोष लोग भी मारे जा सकते हैं। इसलिए चुना गया दूसरा रास्ता, कमांडो स्ट्राइक। लेकिन यह काम बेहद जोखिम भरा था। पाकिस्तानी इलाके में अमेरिकी कमांडो भेजना सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर था। अगर पाकिस्तानी आर्मी को भनक लग जाती तो वो अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को हवा में गिरा सकती थी। ये
डर असली था, लेकिन ओबामा का फैसला साफ था, हमें ये रिस्क लेना होगा और मुझे अपने सारे सोल्जर्स वापस चाहिए जिंदा। इसके बाद शुरू हुई सबसे गुप्त तैयारियां। इस मिशन के लिए चुनी गई सील टीम 6, अमेरिका की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स, 23 कमांडो और एक मिलिट्री डॉग कैरो। अमेरिका में लादेन के घर जैसा हूबहू नकली मॉडल बनवाया गया, जहां दिन रात प्रैक्टिस होती रही। हर मूवमेंट, हर एंट्री और हर सेकंड को बार बार रिपीट किया गया ताकि मौके पर कोई गलती ना हो। 29 अप्रैल 2011 तक टीम पूरी तरह तैयार थी और ओबामा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। 1 मई 2011 की रात 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एबटाबाद की ओर बढ़े। कुछ ही मिनटों के बाद वे लादेन के कंपाउंड के ऊपर थे, तभी एक हेलीकॉप्टर अचानक तकनीकी खराबी का शिकार होकर दीवार से टकरा गया और गिर गया। पल भर को मिशन खतरे में लगने लगा, लेकिन कमांडो तुरंत बाहर निकले और बैकअप प्लान एक्टिव कर दिया। इसके बाद कंपाउंड के गेट उड़ाए गए और सील टीम अंदर घुस गई। रास्ते में लादेन के गार्ड्स को मार गिराया गया और हर फ्लोर को एक एक कर क्लियर कर लिया गया। गोलियों की गूंज और धमाकों के बीच कमांडोज ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े। आखिरकार तीसरी मंजिल का दरवाजा टूटा। सामने था दुनिया का सबसे वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन, जिसने अपनी पत्नी को ढाल बनाने की कोशिश की। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंजी और ओसामा वहीं ढेर हो गया। पूरा ऑपरेशन केवल 40 मिनट में खत्म हो गया। कमांडोज ने ओसामा की बॉडी, हार्ड डिस्क और दस्तावेज उठाए, क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को विस्फोट से उड़ाया और बेस की ओर लौट गए। वाशिंगटन के टाइम्स के मुताबिक रात 11:30 बजे राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पूरी दुनिया के सामने घोषणा की, जस्टिस हैज बीन डन। ओसामा बिन लादेन मर चुका है। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. तो दोस्तों, ओसामा बिन लादेन तो मारा गया, लेकिन आतंक नहीं। अल-कायदा भी सक्रिय है। ISIS, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे नए संगठन उभर रहे हैं और आतंकवाद की जड़ें दुनिया की गहराई तक फैली है। इसलिए सवाल यही है कि क्या भविष्य में कभी आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? इसके बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही अनसुने अनकहे किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।